Hello guys, welcome to my YouTube channel Expand Nursing Knowledge and today our topic is pneumonia. आज हम निमोनिया को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन. इट इज़ अ काइंड ऑफ लंग इन्फेक्शन विच इन्वॉल्व्स इन्फ्लामेशन ऑफ लंग विच प्राइमरीली अफेक्ट्स स्मॉल एयर सैक ऑल्सो नॉन एज एल्विलाई. निमोनिया क्या होता है? निमोनिया एक टाइप ऑफ लंग इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है, जो लंग्स होती हैं उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है. इन्फ्लामेशन मीन्स स्वेलिंग हो जाती है, वो सूज जाती हैं. ये हो सकता है म्यूकस फॉर्मेशन, एक्सेसिव म्यूकस फॉर्मेशन होने के कारण. विच प्राइमली अफेक्ट्स स्मॉल एयर सैक. जो स्मॉल एयर सैक होती हैं जिनको हम एल्विलाई कहते हैं, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको हम एल्विलाई जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. तो इसमें क्या होता है, जो एल्विलाइज होती हैं वो प्राइमरीली अफेक्ट होती हैं. इसमें म्यूकस जो है वो फिल्ड हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी जो सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं क्लाइंट को. तो इसको हम निमोनिया बोलते हैं. दिस इज जनरली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरसेस. द एडिमा एसोसिएटेड विद स्वेलिंग स्टिफन्स द लंग दैट रिड्यूस इट्स फंक्शन एंड कॉजेस हाइपोक्सीमिया. क्या होता है, ये मेनली जो सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस. तो ये जो बैक्टीरियाज और सर्टेन वायरसेस जो होते हैं, ये जो जनरली कॉज करते हैं निमोनिया को. इसमें जो एडिमा होता है, पल्मोनरी एडिमा, वो जो पल्मोनरी जो एडिमा होता है उसके रिलेटेड जो भी स्वेलिंग होती है, उसके कारण जो लंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिफ हो जाती हैं, जिसके कारण वो उतनी अच्छी तरह से एक्सपैंड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, रेस्पिरेशन जो सिस्टम है सही से काम नहीं कर पाता और क्लाइंट को हाइपोक्सीमिया हो जाता है. हाइपोक्सीमिया क्या होता है? लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड. ब्लड में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. निमोनिया कैन बी कम्युनिटी एक्वायर्ड और हॉस्पिटल एक्वायर्ड. जो निमोनिया है वो दो रीजंस हो सकती हैं उसके. एक कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो सकता है या वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो सकता है. कम्युनिटी जैसे कि नेम से ही क्लियर है, कम्युनिटी मीन्स आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल के बाहर जब भी क्लाइंट को जनरल जो सिचुएशन है उसमें अगर निमोनिया होता है तो वो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है. ये जनरली जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वो कॉज करता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया को. और जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है जिसको हम मोस्टली जैसे फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो डली होती है क्लाइंट के ट्रैकिया में थ्रू, और जो क्लाइंट है वेंटिलेटर पे होता है 2 दिन से ज़्यादा. उसमें क्या होता है कि जो ओपनिंग होती है ना एयरवे में, उससे इन्फेक्शन होने लगता है लंग्स के. लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो जिसके कारण निमोनिया हो जाता है फर्दर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके कॉजेस. कॉजेस में है, फर्स्ट है एडवांस्ड एज ओवर 65 ईयर्स ओल्ड. एडवांस्ड एज क्यों? क्योंकि एडवांस्ड एज में मेनली क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसके कारण जो क्लाइंट है वो प्रोन हो जाता है मैनी जो डिसीजेस होती हैं उसको लेकर. तो इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये हाई रिस्क हो सकता है जो एडवांस एज ग्रुप होते हैं. वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जैसे कि मैंने पहले बताया, जो क्लाइंट वेंटिलेटर पे होते हैं 2 दिन तक या 2 दिन से ज़्यादा, उनमें हाई चांसेस होते हैं कि उन्हें निमोनिया होने के. क्योंकि उनका जो है एयरवे ओपन होता है और वो हाई ससेप्टिबिलिटी होती है उनको इन्फेक्शन होने की. तो नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी. प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी मीन्स कि वो क्लाइंट्स जो ज़्यादा टाइम तक बेड रिडन है, बेड पे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे ज़्यादा, तो उनको हो सकता है क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस है वो मूवमेंट नहीं हो रही, अंदर म्यूकस बन रहा है रेस्पिरेटरी लंग्स में, मतलब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और वो लंग्स मूवमेंट ना होने के कारण अंदर ही वो इकट्ठा होने लगता है और वो इन्फेक्शन हो जाती है बाद में, तो निमोनिया कॉज करता है. नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट. सेम ये इससे ही हम कनेक्ट हो जाता है क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव बाद जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है. और पोस्ट ऑपरेटिव का सेकेंड रीज़न हो सकता है कि
इन सीजन्स होने के कारण हाई रिस्क होता है कि इन्फेक्शन होने के। तो इन्फेक्शन होने की, कोई भी इन्फेक्शन जो है अगर स्प्रेड होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है। तो ये मेनली निमोनिया का कॉजेटिव फैक्टर होगा। ये मेनली क्या करता है, लोबर निमोनिया कॉज करता है, मतलब जो लोब्स होती हैं, सर्टेन लोब्स, उसको अफेक्ट करेगा फर्दर, जो निमोनिया कॉज हो सकता है इससे। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो निमोनिया के कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकते हैं। सो फर्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे किया जाता है चेस्ट को इवेलुएट करने के लिए, मतलब उसकी कितनी स्वेलिंग हुई है, तो वो सारी चीज़ें इसमें पता लगती हैं। एलिवेटर डब्ल्यूबीसी जो लेवल है, वाइट ब्लड सेल्स का लेवल है, वो इंक्रीज़ होगा क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है। तो इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो इंक्रीज़ होगा क्लाइंट में। स्पूटम कल्चर किया जाता है बैक्टीरियाज को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए स्पूटम जो है लिया जाता है क्लाइंट का सैंपल अर्ली मॉर्निंग, और उसका टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एबीजी। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को देखने के लिए एबीजी किया जाता है। आर्टरी ब्लड गैसेस जो है इसमें हम पीएच लेवल देखते हैं। नॉर्मल पीएच लेवल होता है 7.35 टू 7.45। अगर चेंजेस होती हैं, मीन्स कि 7.35 से नीचे जाता है, तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। तो ये इसमें हम चेक करते हैं। तो ये सारी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती हैं इसके लिए। सो नेक्स्ट है सिम्टम्स। सो निमोनिया के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट है फीवर ओवर 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट। सो फीवर होगा ऑफकोर्स जब क्लाइंट को इन्फेक्शन होता है, पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, तो फर्स्ट साइन होता है फीवर का, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। एंड नेक्स्ट सिम्टम है रेस्टलेसनेस, एजिटेशन एंड कन्फ्यूजन। रेस्टलेसनेस होगी क्योंकि ब्रीदिंग इश्यूज होंगी क्लाइंट को, तो उसमें रेस्टलेस होगा क्लाइंट। एंड एजिटेशन होगी उसके रिलेटेड। ये जो मेंटल स्टेटस चेंजेस होंगी, क्योंकि हाइपोक्सीमिया के कारण मेंटल स्टेटस चेंजेस जो होंगी क्लाइंट में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है येलो स्पूटम थ्रू प्रोडक्टिव कफ। जो कफ होगा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि जो फ्लूइड फिल्ड हो चुका है लंग्स में, म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं इन्फेक्शन के कारण, सो प्रोडक्टिव कफ होगा। और येलो स्पूटम होगा। येलो स्पूटम इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को। तो ये साइंस होंगी क्लाइंट के अंदर। एंड नेक्स्ट है फाइन और कोर्स क्रैकल्स। जैसे कि फ्लूइड है लंग्स में, तो क्रैकल साउंड जो होंगी वो इसमें ऑडिबल होंगी क्लाइंट की रेस्पिरेशन में। एंड नेक्स्ट है चेस्ट पेन। और जो लंग साउंड्स होंगी वो क्रैकल साउंड जो होंगी प्रेजेंट क्लाइंट में। और नेक्स्ट है चेस्ट पेन का जो करेक्टरिस्टिक होगा वो प्लूरेटिक होगा। प्लूरेटिक पेन क्या होता है कि इसमें जो क्लाइंट इंस्पिरेशन करता है, मीन्स कि इनहेल करता है, तब उसको पेन होती है चेस्ट में, तो वो प्लूरेटिक चेस्ट पेन उसको बोलते हैं। क्योंकि फ्लूइड फील्ड हो चुका है, तो वो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन अब होती है प्लूरल जो लेयर्स होती हैं चेस्ट कैविटी में, फ्रिक्शन होने के कारण क्लाइंट को पेन होती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो नेक्स्ट है टैकीपीनिया एंड टैकीकार्डिया। टैकीपीनिया क्या होता है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि क्लाइंट जो है डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में, तो बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीद करेगा इन ऑर्डर टू जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करने के लिए बॉडी में, और ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए वो कंपनसेशन एज अ कंपनसेशन होता है कि रेस्पिरेटरी जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड टेकिकार्डिया ये भी एज अ कंपनसेशन, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम होने के कारण जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए बॉडी ऑर्गन्स को, तो टेकिकार्डिया भी होगा क्लाइंट को। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स फॉर ब्रीदिंग एंड डिज्निया। सो ब्रीदिंग के लिए जो क्लाइंट है एक्सेसरी मसल्स का यूज़ करेगा। एक्सेसरी मसल्स का यूज़ क्लाइंट तब करता है, जो पेशेंट है तब करता है तब जब उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। ब्रीदिंग नॉर्मली जो डायाफ्रेगम होता है या रिब केज मसल्स होती हैं एंड एब्डोमिनल मसल्स, ये जो मसल्स होती हैं यूज़ होती हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा जब दूसरे मसल्स का यूज़ करता है क्लाइंट, तो वो एक्सेसरी मसल्स होती हैं, तो उनका जब यूज़ होने लगता है
तो ये एबनॉर्मल सिम्टम होता है। तो इसमें एक्सेसरी मसल जो होंगी वो यूज़ करेगा क्लाइंट। तो ये एक सिम्टम है इसका। नेक्स्ट है साइनोसिस अराउंड माउथ एंड कंजक्टिवा। सो अराउंड माउथ एंड कंजक्टिवा साइनोसिस हो जाएगी, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम होने के कारण, सो ऑक्सीजन हाइपोक्सिया होने के कारण ये सिम्टम्स जो क्लाइंट में होंगे। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। सो कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं निमोनिया की। फर्दर अगर निमोनिया हुआ है किसी को तो फर्दर उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो फर्स्ट है प्लूरल इफ्यूज़न। प्लूरल इफ्यूज़न क्या होता है कि इसमें जो प्लूरल कैविटी होती है, जो लेयरिंग होती है लंग्स की, प्लूरल एंड पैराइटल लेयर्स जो होती हैं उसके जो स्पेस होता है प्लूरल स्पेस, उसमें फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है। फ्लूइड एक्चुअली में फ्लूइड होता है पर वो नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड होता है। इसमें क्या होता है कि एक्सेसिवली फ्लूइड उसमें अक्यूमुलेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको हम प्लूरल इफ्यूज़न बोलते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं निमोनिया क्लाइंट में फर्दर एज अ कॉम्प्लिकेशन। और नेक्स्ट है ARD। ARD क्या होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो बहुत ही एक एमरजेंसी है, आई मीन एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि सडनली जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है, क्लाइंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब वॉर्स कंडीशन हो जाती है निमोनिया में, एयर सैक होती हैं जैसे कि एल्वियोलाई, जिसमें जब कम्प्लीटली फ्लूइड फिल्ड हो जाता है और लंग्स में जो म्यूकस है फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने से जो लंग्स का जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, तो जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, तो उसमें तो डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग और शॉर्टनेस, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, तो उसको हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। सो नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है क्लाइंट को। जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि ओवर रिएक्शन होने लगता है इन्फेक्शन को लेकर, इन्फेक्शन को एज अ डिफेंस। तो क्या होता है कि इसमें जो जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, शॉक में चला जाता है क्लाइंट। सो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो ब्लड प्रेशर हो जाता है इसमें, तो उसको हम सेप्टिक शॉक कहते हैं। मीन्स कि इसमें वो हाइपोटेंशन हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, तो इसको हम सेप्टिक शॉक बोलते हैं। तो ये हो सकता है कॉम्प्लिकेशन। सो नेक्स्ट है नर्सिंग केयर। सो निमोनिया क्लाइंट में कौन कौन सी नर्सिंग केयर जो है वो दी जा सकती है एज अ नर्स। सो फर्स्ट है गिव ऑक्सीजन थेरेपी एज प्रिस्क्राइब। सो जैसे कि हमने पढ़ा कि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो इसमें ऑक्सीजन जो थेरेपी है वो दी जाती है एज पर प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस। रेस्पिरेटरी स्टेटस हमने क्या करना है एज ए नर्स, इसको मॉनिटर करना है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है और रेस्पिरेटरी साउंड्स को मॉनिटर करना है, ऑस्कल्टेट करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मॉनिटर करनी होती हैं। नेक्स्ट है मोबिलाइज सिक्रेशंस एंड एक्सपैंड लंग्स। सो मोबिलाइज सिक्रेशंस मीन्स कि जो सिक्रेशंस होंगी, जो म्यूकस है, जो कफ है लंग्स में, उसको मोबिलाइज करना है, उसको रिमूव करना है लंग्स के लिए, लंग्स में से। तो उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं एज अ नर्स वो लिया जा सकता है। फर्स्ट है चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए पॉइंट कर सकते हैं क्लाइंट को एज पर प्रिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि जो चेस्ट फिजियोथेरेपी में प्रोसीजर्स होते हैं जो किए जाते हैं, इसमें जो म्यूकस होता है वो मूव होता है फ्रॉम द लंग्स और म्यूकस क्लियरेंस हो जाती है, तो एयर वे क्लियर हो जाता है एज अ। सो नेक्स्ट है हफ कफिंग टेक्निक। हफ कफिंग टेक्निक भी एक एयर वे क्लियरेंस टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो इनहेल करता है डीपली और जो ब्रीदिंग है उसको इनहेल करके अंदर होल्ड करता है 2 to 3 सेकेंड्स तक। 2 से 3 सेकेंड के बाद जो क्लाइंट है अपने माउथ के थ्रू एक्सेल करता है और जो एक्सेलेशन होती है थोड़ी स्लो होती है लेकिन फोर्सफुल होती है, सो डैट जो म्यूकस है वो बाहर आ जाए। ज़्यादा वो टायरलेस नहीं होता क्लाइंट इसमें, लेकिन ये टेक्निक है जो किया जाता है इन ऑर्डर टू रिमूव द सिक्रेशन फ्रॉम द लंग्स। सो ये एक टेक्निक है। नेक्स्ट है अवॉइड कफ सप्रेसेंट्स। सो जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस होती हैं, म्यूकस फॉर्मेशन होता है लंग्स में, तो इसमें हमने कफ सप्रेसेंट्स नहीं देनी होती क्लाइंट को। अगर क्लाइंट ले रहा है तो उसको हमने अवॉइड करना है, क्योंकि जो कफ है बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाएगा तो लंग्स में ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं
निकलेगा, तो उसकी रिमूवल नहीं होगा, तो इसीलिए हमने जो कफ सप्रेसेंट्स है उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है फ्लूइड इनटेक 2 to 3 लीटर पर डे, 2 to 3 लीटर पर डे एज पर प्रिस्क्रिप्शन। क्लाइंट को हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्लूइड के लिए, सो डैट जो बहुत ज़्यादा फ्लूइड लेने के कारण जो म्यूकस है, जो थिक म्यूकस है, वो थिन हो जाएगा और वो आसानी से लंग्स में से रिमूव किया जा सकता है, कफ आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हेड ऑफ द बेड अप हाई फॉलोस पोजीशन, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी हो रही है क्लाइंट को इसमें, तो हमने क्या करना है, फॉलोस इसमें पोजीशन जो है दिया जाता है क्लाइंट को। सो हेड ऑफ द बेड हाई रख किया जाता है सो डैट ईजी ब्रीदिंग हो। नेक्स्ट है इंसेंटिव स्पायरोमीटर एट होम। इंसेंटिव स्पायरोमीटर क्या है, एक डिवाइस है, हैंड हेल्ड डिवाइस, जिसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट है इनहेल करता है और जो पिस्टन होती है उसमें वो ऊपर उठती है, तो जितना ज़्यादा वो ऊपर उठेगी इससे पता लगता है कि क्लाइंट की जो इंस्पिरेशन जो फोर्स है, एफर्ट्स है, वो कितनी है क्लाइंट की। तो इससे क्या होता है कि जो लंग्स एल्विलाई होती हैं, लंग्स होता है वो एक्सपैंड होता है, तो उसकी फंक्शन में इम्प्रूवमेंट होती है लंग्स की फंक्शन में, तो वो उसके लिए होता है। सो इंसेंटिव स्पायरोमीटर जो है वो क्लाइंट को रिकमेंड करना है। नेक्स्ट है अर्ली एम्बुलेशन। अर्ली एम्बुलेशन मीन्स अर्ली मूवमेंट विद इन 8 आवर्स ऑफ सर्जरी, मीन्स कि सर्जरी के बाद एज पर रिकमेंडेशन फ्रॉम द डॉक्टर विद इन 8 आवर्स हमने प्रमोट करना है क्लाइंट को अर्ली एम्बुलेशन के लिए। तो जिसमें कफ विद सप्लेंटिंग, कफ जैसे कि हमने कारण पढ़ा था सर्जरी और पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट्स हाई रिस्क होता है निमोनिया होने के, तो इसीलिए हमने क्लाइंट को आफ्टर 8 आवर्स ऑफ सर्जरी, विद इन 8 आवर्स ऑफ सर्जरी एज पर प्रिस्क्रिप्शन कफ के लिए एनकरेज करना है कि कफ करे विद सप्लेंटिंग। तो सप्लेंटिंग क्या होता है, सपोर्ट के साथ, जैसे पिल्लो रख कर चेस्ट के अगेंस्ट पिल्लो रख कर या कुछ एक्सपोर्ट देकर चेस्ट को कफ करने के लिए कह सकते हैं हम क्लाइंट को, सो डैट उसका म्यूकस अक्यूमुलेशन ना हो लंग्स के अंदर। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग प्रॉपर मेंटेन रखनी है, इन्फेक्शन ना हो कोई भी, तो उसके लिए लास्ट है माउथ केयर एवरी 12 आवर। सो एवरी 12 आवर जो होता है माउथ केयर है जो क्लाइंट की इसमें करनी होती है, क्योंकि जो एयरवे है वो इन्फेक्टेड ना हो और एयरवे क्लियर रहे उसके लिए। सो लास्ट है प्रिवेंट रीअकरेंस। रीअकरेंस मीन्स कि निमोनिया दोबारा ना हो, उसके लिए कौन कौन से जो मेजर्स हैं एज ए नर्स लिया जा सकता है और क्लाइंट को एजुकेट किया जा सकता है। फर्स्ट है फिनिश ऑरल एंटीबायोटिक्स एट होम, मतलब जो भी एंटीबायोटिक्स जो है क्लाइंट को प्रिस्क्राइब की गई हैं डॉक्टर के थ्रू, तो उसको फिनिश करना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पहले मेडिकेशन ली क्लाइंट ने और उसके सिम्टम्स जो हैं रिड्यूस हो गए, वो अच्छा फील कर रहा है, तो वो उसकी जो मेडिकेशंस है उसको स्टॉप नहीं करनी है। तो हमने इसमें क्लाइंट को एजुकेट करना है कि उसकी पूरी जो एंटीबायोटिक्स की रेजिम है, प्रिस्क्रिप्शन है, वो पूरा फिनिश करना है, इवन इफ़ उसके जो सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं फिर भी। निमोनिया वैक्सीन होती है, उसके लिए क्लाइंट को इनकरेज करना है कि निमोनिया वैक्सीन लेनी है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, क्योंकि उसके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होगा फाइट ऑफ करने के लिए अगर उसको फ्यूचर में निमोनिया होता है तो। स्मोकिंग सिसेशन, स्मोकिंग अवॉइड करना है। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग जैसे कि मैंने पढ़ा इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फॉलो अप एंड चेस्ट एक्सरे। फॉलो अप करना है निमोनिया ठीक होने के बाद प्रॉपर फॉलो अप करना है चेक करने के लिए कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन या इम्प्रूवमेंट कितनी हुई इसके लिए, और चेस्ट एक्सरे करवाते रहना है इन केस अगर कोई निमोनिया के साइन हैं तो उसको फाइंड आउट किया जा सके। रिपोर्ट एनी वर्सनिंग कंडीशन, कोई भी वर्सनिंग कंडीशन हो रही है क्लाइंट को तो क्लाइंट को एजुकेट करना है कि वो रिपोर्ट करे। जैसे कि कोई वर्सनिंग कंडीशन हो सकती है फीवर, उसको सडन फीवर हो अगर क्लाइंट को ठीक होने के बाद, या कन्फ्यूजन, मेंटल स्टेटस चेंज। कन्फ्यूजन क्या होता है, इंडिकेट कर रहा है मेंटल स्टेटस चेंज, ये किससे रिलेट करता है, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हाइपोक्सीमिया है, ऑक्सीजन
कम हो रहा है बॉडी में तो मेंटल स्टेटस चेंज होंगी, क्योंकि ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी फंक्शन अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा तो ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाएगा, तो उसके लिए उसको इसके कारण क्लाइंट को कन्फ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट है कफ, डिजनिया और स्पूटम। अगर क्लाइंट को डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग हो रही है और एक्सेसिव कफ या स्पूटम प्रोडक्शन हो रहा है तो तब भी हमने क्या करना है, क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि रिपोर्ट करें। सो आज के लिए इतना ही। आई होप you like this video. Please subscribe my channel and thank you for watching.